क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उस धातु का नाम बताना है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वर्ग 1 का जितना भी धातु है, सुन लो, वर्ग 1 को कहा जाता है क्षारीय धातु। वर्ग 1 इसको कहा जाता है क्षारीय धातु। और ये क्षारीय धातु जो भी है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। फ्रांसियम तो रेडियो सक्रिय है, छोड़ दो। मेनली ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन है ना, तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसीलिए आंसर होगा पहला ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ये सबको पता है कि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और इसीलिए सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। किसमें? मिट्टी के तेल में। किसको किसको? सोडियम, पोटेशियम और इवन लिथियम भी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। ध्यान से सुनना, जिस आदमी का आंख अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, जैसे आप में से 95% लोग, 97% लोगों का आंख ठीक ठाक है, तो उनके स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो दूरी है वह है आपकी अनंत। यानी आप 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। लेकिन आज के इस दौर में जब आप लोगों ने मोबाइल वगैरह का यूज करना ज्यादा शुरू कर दिया है, तो आंखों का प्रॉब्लम एक स्वाभाविक सा रोग हो गया है। मानसिक रोग तो है ही, आंख में प्रॉब्लम आना निश्चित है अगर आप मोबाइल फोन्स का ज्यादा यूज करते हैं तो। उसके लिए कुछ रूल्स होता है सर्टेन कि आपको ज्यादा देर यूज नहीं करना है, थोड़ा लंबी दूरी तक देखने का भी प्रयास करना है और बहुत सारा उसका नियम है। फिलहाल अभी उस डेप्थ में हम नहीं जाते। लेकिन अब अगर आदमी का आंख ठीक नहीं है तो दो तरह का प्रॉब्लम जनरल होगा। देखो, आंख की तो कई बीमारियां हैं, लेकिन जनरल दो बीमारियां हैं। अगर दूर का स्पष्ट रूप से देखने में दिक्कत है तो इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष, और अगर पास का देखने में दिक्कत है तो इसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट का दृष्टि ठीक है, दूर देखने में दिक्कत है। दूर दृष्टि दोष में दूर का ठीक है और निकट देखने में दिक्कत है। जैसे आप में से जो विद्यार्थी का नेगेटिव पावर होगा माइनस में, किसी का -1 होगा, किसी का -2 होगा, उन सबको निकट दृष्टि दोष है। और आप में से किसी का नहीं, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर ऐसा होगा जो पॉजिटिव पावर वाले होंगे। पॉजिटिव पावर में हम लोग आते हैं 35-40 प्लस वाले, और उनको पास देखने में दिक्कत है। जैसे किताब देखने में दिक्कत होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत है, सुई में धागा लगाने में दिक्कत है, चावल चुनने में दिक्कत है, उसे कंकड़ वगैरह निकालना है तो इसको समझो पॉजिटिव पावर चाहिए। जिसको दूर देखने का दिक्कत है उसको नेगेटिव पावर अवतल लेंस, जिसको पास देखने में दिक्कत है उसको पॉजिटिव पावर उत्तल लेंस। ये सब छोटा सा बात है, आप सब लोग इसको जानते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने, अच्छा उसको ये बीमारी होता क्यों है? देखो ध्यान से सुनना, कि मान लो कि ये एक स्वस्थ नेत्र है, ये नेत्र का रेटिना है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, जिसको आप हिंदी में दृष्टि पटल कहते हो। ये आपका सिलियरी मसल्स है जिसको हम पक्षमाभ पेशियां कहते हैं या रोमाभ पेशियां कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स। अब ये सिलियरी मसल्स जो होता है वो लेंस को अपने स्थान पर जकड़े रखता है, पकड़े रखता है। अब ये जो बीमारी है ना कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख रहा है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा, तो ये बीमारी किसको होता है? ये बीमारी आपको होता है, मतलब आपके उम्र के लोगों को होता है, या कहिए 8, 10, 15 साल के बच्चों को होता है। क्यों? क्योंकि वो टीवी देखता है ज्यादा, मोबाइल चलाता है ज्यादा। अब उसका जो लेंस होता है ना वो मोटे स्थिति में रह जाता है। जैसे अभी दूर का वस्तु का देखना होता है, अभी ये मान लो स्वस्थ नेत्र है, तो दूर के वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता, ध्यान से देखना, दूर के वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता वो बिल्कुल रेटिना पर बनता, ऐसा।
ये स्वस्थ नेत्र का है। लेकिन अब समझ लो कि किसी आदमी को हो गया ये बीमारी। अब इसका बीमारी हो गया तो इसका क्या होता है ना, इसका लेंस हो जाता है मोटा। लेंस मोटा होने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना है कि लेंस मोटा होने का मतलब है ये लेंस जो है वह कुछ इस तरीके का हो गया। ये लेंस जो है वो कुछ इस तरीके का हो गया। ये आपका लेंस कुछ ऐसा हो गया, डमरू टाइप का, इस तरह से। अब जब लेंस मोटा हो गया तो लेंस की फोकस दूरी घट गई, और जब लेंस की फोकस दूरी घट गई तो दूर के वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना से पहले बन जाएगा। यह लो कहानी, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले हो गया, यही बीमारी है। अब इसमें क्या हुआ, लेंस मोटा हो गया। पहले देखो, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, नेत्र गोलक बहुत छोटे हो गए। तो सबसे पहले नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, पहले लेंस ऐसा था, ध्यान से सुनना, पहले लेंस ऐसा था, अब लेंस ऐसे हो गया। इसको क्या कहेंगे, कर्वेचर, वक्रता। बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। अरे पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया तो क्या हो गया, बढ़ गया। वक्रता बढ़ गई, लेंस मोटी हो गई, लेंस की फोकस दूरी घट गई और प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया। सब कुछ बोर्ड पर दिख रहा है ना। इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है, ये जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक, वो नेत्र गोलक लंबा हो जाए। नेत्र गोलक क्या हो जाए, लंबा। नेत्र गोलक लंबा हो जाए कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। नेत्र गोलक लंबा होने का मतलब है, नेत्र गोलक लंबा होने का मतलब है कि दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता, कहीं दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो चीज है ना, ये ऐसी हो गई। अगर नेत्र गोलक लंबा हो गया तो भी इमेज रेटिना के क्या करेगा, पहले बनेगा। यानी इसका पहला कारण है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत अधिक है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। यह नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा। यानी ऑप्शन कौन कौन सही है, 1 नंबर और कौन नंबर, 4 नंबर। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर बीमारी हो गया तो उपचार कौन सा लेंस होगा, अरे उपचार कौन सा लेंस होगा, उपचार होगा अवतल लेंस। कैसे बीमारी ठीक होता है ये देखो। मान लो कि किसी आदमी का लेंस मोटा हो गया, लेंस मोटा हो गया, कुछ इस तरीके का हो गया। अब यहां पर लगाएंगे कौन सा लेंस, बोलो, अवतल। अवतल लेंस ऐसा होता है, ये लेंस क्या करेगा, पहले प्रतिबिंब को फैलाएगा और फाइनली आंख वाला लेंस इसको क्या करेगा, मिलाएगा और इमेज को कहां पर बना देगा, रेटिना पर। अगला जो क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, बोलो। देखो तत्व का संकेत क्या, नंबर तीसरा कहता है रेटिना पर। अगला जो क्वेश्चन नंबर का हो गया, अब आंसर कौन सा होगा। मान लो कि किसी एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, बोलो। देखो तत्व का संकेत क्या होता है, मान लो x, परमाणु संख्या किधर लिखाता है, नीचे, बाएं तरफ नीचे, और द्रव्यमान संख्या लिखाता है बाएं तरफ ऊपर। कहा, बाएं तरफ ऊपर। इधर क्या लिखाता है, चार्ज यानी आवेश। क्या लिखाता है इधर, आवेश। और इधर क्या लिखाता है, अवस्था। अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस सब लिखाता है। ये 4 जगह है। यहां पर किसके लिए, बोलो, यहां पर है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं, जेड से। और ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यहां पर क्या है, बोलो, यहां पर है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को किससे दिखाते हैं, अरे द्रव्यमान संख्या को किससे दिखाते हैं, ए से। और ये ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन बताओ तुम लोग, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। आंसर बोलो तुम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, आंसर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस, अरे द्रव्यमान संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या जेड। ए को क्या लिखो, पी प्लस एन, जेड को क्या लिखो, पी। पी खत्म, तो क्या बचा, एन। आंसर हो गया। अब बताओ तुम लोग, पोटेशियम छोड़ो, तुम लोग बताओ, यूरेनियम 92, 235, इलेक्ट्रॉन कितना,
इलेक्ट्रॉन कितना 92, कितना बोलेंगे? प्रोटॉन कितना 92। अरे ये किसकी संख्या है? प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का कि दोनों का? वेरी वेरी बैड आंसर। अरे ये किसका संख्या है? प्रोटॉन का संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, परमाणु संख्या का परिभाषा क्या है? किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यह अलग बात है कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होती है। सही परिभाषा याद रखो। आज के एग्जाम में जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाएगा, जैसे एएलपी सीबीटी 2 का बच्चा सब रो रहा है, देख रहे हैं ना अभी? अरे ड्राइवर वाला जो मेंस का परीक्षा हुआ, तो उसमें क्या है? बच्चा सबका हालत खराब है। कल का एनटीए नीट का एग्जाम लिया, उसका भी बच्चा सबका हालत क्या है? खराब है, क्योंकि पेपर पूछ दिया टफ। तो पेपर अगर टफ पूछेगा तो कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। अब ये टफ बात नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि परमाणु संख्या बराबर, और ऑप्शन में दे दे ए नंबर प्रोटॉन की संख्या, बी नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी नंबर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी नंबर प्रोटॉन की संख्या एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों, तो आंसर क्या मार के आओगे? दाम विनम्र निवेदन है कि अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखें। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, इतने कॉन्सेप्ट है। आप उसको अपने हिसाब से कंसेप्ट के रूप में चेंज कर देते हैं, यह अलग बात है। बोलो, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। कभी मत बोलना इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आगे बोलना, यह अलग बात है। ऐसे दिमाग में याद रखना, यह अलग बात है कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब बताओ, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? 92 यानी 92। इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन है कि आवेशित है? तो बराबर होगा कितना? 92 प्रोटॉन तो 92 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे 143। कितना? मान लो इस पे प्लस एक रहता, मान लो ऐसा, मान लो बोल रहे, होता नहीं है, किसी का इतना ताकत नहीं कि यूरेनियम से एगो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मान लो ऐसा होता है, तो अब बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या 91, और मान लो कि यहां पर प्लस के जगह माइनस होता तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज कर गई ना। तो कैसे तुम लोग कह दिया था कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है? इसीलिए बोले यह अलग बात है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन यह एक कंडीशन है, और यह कंडीशन वो है कि परमाणु क्या होना चाहिए? अरे बोलना, परमाणु क्या होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। कंसेप्ट दम ठोक बजा के ठीक ठाक कर लो। अगला जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। ध्वनि बुम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल, देखो एक बात समझ लो, एगो नंबर होता है, इस नंबर को कहा जाता है मैक संख्या। क्या बोला जाता है? मैक संख्या। और मैक संख्या कुछ नहीं है, जादू है। क्या जादू है? तो मैक संख्या बराबर है वस्तु का चाल और बटे ध्वनि का चाल। वस्तु का चाल और ध्वनि का चाल का अनुपात को क्या कहते हैं? बोलो, मैक संख्या। कौन सी संख्या? वस्तु का चाल बटे ध्वनि का चाल। मान लो ध्वनि का चाल को हम 350 मीटर पर सेकंड माने, और बोले कि राजधानी का स्पीड है, सपोज कर लो राजधानी का स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। बोलो, राजधानी का मैक संख्या कितना? कितना सोच रहे हो जी? मैथ्स में 100 बट्टा 350 करने तो नहीं आता होगा। अरे आंसर बोलो ना, 100 बट्टा 350, यही ना होगा। आगे तोड़ेंगे तो सुन्ना सुन्ना कटेगा, 5 दूना 10, 5 सते 35, यानी 2 बट्टा 7, यही ना हुआ। 2 बट्टा 7 1 से छोटा है कि 1 के बराबर है कि 1 से बड़ा है? 1 से छोटा है। अरे 2 बट्टा 7 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बहुत लोग में। 2 बट्टा 7 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? जब 1 से छोटा है तो याद रखना, अगर मैक संख्या 1 से कम हो, मैक नंबर लेस देन 1,
इसको क्या बोलेंगे? मैक नंबर। चलो पूरा लैंग्वेज में लिखते हैं, एक से कम हो, क्या बोलेंगे? एक से कम हो। तो वस्तु की चाल कहलाती है अवध्वनिक। क्या कहेंगे? अवध्वनिक। अवध्वनिक इंग्लिश में कहेंगे सबसोनिक। क्या बोलेंगे? सबसोनिक। कब बताओ? जब वस्तु की चाल, अब मेरा चाल बोलो, अवध्वनिक है, माने अवध्वनिक है कि नहीं? राजधानी का, मोटरसाइकिल का है ना? अरे ये सब का स्पीड 350 मीटर पर सेकंड से कम है। जिसका स्पीड 350 मीटर पर सेकंड से कम, वो सबको क्या कहेंगे? अवध्वनिक। अगर मैक नंबर 1 हो, सुनो, मैक नंबर 1 हो तो क्या बोलेंगे? ध्वनिक। क्या बोलेंगे? ध्वनिक। इंग्लिश में बोलो, क्या बोलेंगे? सोनिक। अगर मैक नंबर 1 से अधिक, क्या बोलेंगे? 1 से अधिक, इसको कहेंगे, बोलो जल्दी से, पराध्वनिक। क्या बोलेंगे? पराध्वनिक। पराध्वनिक को इंग्लिश में बोलो सुपर सोनिक। जैसे मान लो एक जेट प्लेन है, एक जेट प्लेन है, जेट प्लेन का स्पीड मान लो 500 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 500। अब बताओ इसका मैक संख्या। अरे 500 मीटर पर सेकंड तो मैक संख्या कितना? इतना देर लगाता है ना तू लोग। 10/7 होगा। अरे 0 कटेगा, 10/7 होगा। जब 10/7 तो 1 से ज्यादा कि 1 से कम? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा तो क्या बोलेंगे? पराध्वनिक। और लास्ट बोल रहे हैं, सुनना, मैक नंबर 5 से अधिक। कितना से अधिक? 5 से अधिक, इसको कहेंगे अति पराध्वनिक। क्या बोलेंगे? अति पराध्वनिक। और इंग्लिश में कहेंगे हाइपरसोनिक। क्या बोला जाएगा? हाइपरसोनिक। अब सुनना, जब भी पराध्वनिक और अति पराध्वनिक विमान आकाश में उड़ता है, कौन कौन? पराध्वनिक और अति पराध्वनिक, यानी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, तो वो हवा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अभी हम हवा में चल रहे हैं तो हवा को डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं। क्या तुम लोग, माने अभी हम तुम लोग के बीच से गुजरेंगे तो तुम लोग को डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा? तो हवा का अणु है तो हवा भी डिस्टर्ब होगा ना। जो डिस्टरबेंस है उसी को कहा जाता है वेव। क्या कहा जाता है? वेव, यानी कि तरंग। अभी तुम्हारे और हमारे बीच क्या है? हवा, एयर। एयर मॉलिक्यूल को जब डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब जब ज्यादा होगा, कब? जब ज्यादा स्पीड से चलेंगे। कम स्पीड से चलेंगे तो कम डिस्टर्ब होगा। जब ज्यादा स्पीड से चलती है, सुनो, प्लेन, कौन प्लेन? सुपरसोनिक विमान, हाइपरसोनिक विमान, तो वो आकाश में एक बहुत प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है। कौन सा? प्रघाती तरंग। इंग्लिश में कहते हैं शॉक वेव। कौन सा वेव? शॉक वेव। अब ये शॉक वेव जब किसी बिल्डिंग से, इमारत से टकराएगा तो उसको बहुत जोरदार नुकसान पहुंचाएगा, बहुत जोरदार धमाका होगा। और इसी धमाका को कहते हैं सोनिक बम। क्या कहते हैं? सोनिक बम। इसी को कहते हैं, बोलो कौन सा? ध्वनि बम। ध्वनि कब होता है? जब ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। लिखना है तो लिखना, एक लाइन लिखवा दे रहे हैं। जब पराध्वनिक या अति पराध्वनिक विमान, लिखना है तो लिख लोगे, जब पराध्वनिक या अति पराध्वनिक विमान आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो वह उच्च दाब वाले शंकु आकार के, उच्च दाब वाले शंकु आकार के प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं। प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं। उच्च दाब वाले शंकु आकार के प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं। ये तरंग इमारत या टावर से टकराने पर, ये तरंग इमारत या टावर से टकराने पर तीव्र आवाज और विस्फोट
ये प्रघाती तरंग इमारत या टावर से टकराने पर तीव्र आवाज या विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, इसे ध्वनि धमाका कहते हैं, सोनिक बूम, इसे ध्वनि धमाका कहते हैं। चलो आगे देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके डैश के आवधिक स्वभाव का माना गया। देखो 3 गो वैज्ञानिक का नाम याद रखना। पहला बोलो डोबरनेयर, बोलो क्या बोलेंगे? डोबरनेयर। दूसरा बोलेंगे न्यूलैंड, बोलो कौन सा? न्यूलैंड। और तीसरा बोलेंगे मेंडलीव, कौन सा? मेंडलीव। अब ये जो 3 वैज्ञानिक है ना भाई, ये तीनों का जो तत्वों का बांटने का तरीका था, ये तीनों का कौन था? बोलो परमाणु भार। और यही कारण है कि ये तीनों असफल रहा। आंसर क्या हो जाएगा? बोलो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ऑप्शन नंबर बोलो, चौथा नंबर परमाणु भार। अब एक बात याद रखना, अगर पूछे मेंडलीव के पीटी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त, तो बताना आवर्त कितने? 7। और बोले कितने वर्ग, तो 8। अब बोले कितने तत्व, बोलो कितने तत्व, बोले कितने तत्व, तो तत्व वर्ग हो गया तुम्हारा 8। टोटल तत्व अगर पूछे कुल तत्व, तो बताना कौन सा? कुल तत्व बोलना 63। कुल तत्व कितना? 63। उसके बाद पूछे पहला तत्व, तो बताना हाइड्रोजन। और बोले अंतिम तत्व, तो बताना यूरेनियम। बोलो पहला तत्व कौन सा? अंतिम तत्व कौन सा है? वर्ग कितने? 8। आवर्त कितने? और कुल तत्व कितने? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है सब। तुम लोग ज्यादा पढ़ लिया है? नहीं, तो तुम लोग एक बार बढ़िया से वेरीफाई करना, हमको नहीं सिखाना 9 हुआ कि 10 हुआ। तुम लोग नया पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। आवर्त बोलो कितने? वर्ग कितने? चलो अगला क्वेश्चन है। अब तुम लोग देख के आएगा, कल हमको ऑब्जेक्ट करेगा, आज कोई नहीं कर सकता है। जिसको करना है वो कब करेगा? कल। अगर गलत होगा तो, नहीं तो चुपचाप बैठल रहना। चलो, दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है? सुनो, दूरी और विस्थापन, मान लो ये है मेरा घर और ये है मेरी कोचिंग, ये है मेरी घर और ये है मेरी कोचिंग, और ये है कोचिंग। अब सुनो, सबसे पहले बोलो दूरी का परिभाषा बोलो। आई एम श्योर 100% लोग नहीं बोलेगा। तू लोग बोलेगा इकाई समय में तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं, लेकिन सुनो, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब दूरी का परिभाषा मन में सोच करके आंसर जवाब देना। चलो छोड़ो, हटाओ। हम बोलते हैं वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को। अब बोलो, सबसे पहले हम ऐसे गए 5 किलोमीटर, फिर ऐसे गए 10 किलोमीटर, फिर ऐसे आए 15 किलोमीटर और ऐसे आए 5 किलोमीटर। बताओ टोटल दूरी कितना? अरे टोटल दूरी कितना? 5, 10, 15, 15, 20, 5, 25। और बोलो विस्थापन तो ये हुआ ना, ये 25 से ज्यादा है कि कम है? तो बोलो दूर। अच्छा मान लो कि हम सीधा साधा आदमी होते कि ये मेरा घर है और ये मेरा कोचिंग है, और हम ऐसे जाते, तो बताओ दूरी और विस्थापन बराबर है ना? दूरी और विस्थापन, इसमें दूरी ज्यादा और विस्थापन, एक तरीका बताओ जिसमें दूरी कम और विस्थापन ज्यादा हो। नहीं है, इसीलिए बोलेगा क्या? 1 से दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है सदैव 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बोलो, हम बोले ना कि हमारे चौथा ऑप्शन पर ध्यान रखना है। 1 या 1 से अधिक। लिखो आंसर क्या होगा? 1 या 1 से अधिक। 1 या 1 से अधिक। कौन सा आंसर सही कर दे? 1 से कम कर दे। तुम लोग यार देखो ना, ये नहीं तुम लोग को दिख रहा है, ये क्या? ये
सदैव का मतलब समझते हो, हमेशा। अगर हम एक से अधिक दे देंगे, सॉरी, एक से अधिक कर देंगे तो ऐसे चलने पर ये वाला आंसर हमारा एक के बराबर वाला गलत हो जाएगा। तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, यही सब छोटा छोटा मामला है जो फंसा देगा। अगला क्वेश्चन अब क्या हो गया आंसर, कौन सा आंसर होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? अरे तुम लोग थोड़ा खोपड़ी खोल लो अपना अच्छा से, तुम लोग को ये समझे में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। तो सदैव एक के बराबर कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, एक से अधिक कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सदैव होगा एक या एक से अधिक। चल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? बोलो। रदरफोर्ड किसका खोज किया? नाभिक का, यानी न्यूक्लियस का खोज किया। और किसका किया? अल्फा किरण का। और किसका? बीटा किरण का। लेकिन कोई नियम नहीं दिया, इसलिए इसको हटा दो। डेमोक्रिटस क्या किया था भाई? परमाणु शब्द दिया था, यही ना? एटम का, अरे एटम शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिटस। एटम शब्द दिया डेमोक्रिटस ने। एटम शब्द किसका है? डेमोक्रिटस का। अब परमाणु शब्द किसका है? तो हम लोग हाँ, कनाड। एटम शब्द किसका है? डेमोक्रिटस। अब परमाणु शब्द कनाड, दोनों याद रखना। अब बोला एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? द टर्म एटम वाज गिवन बाय, अंग्रेजी में ऐसे, द टर्म एटम वाज गिवन बाय, एटम शब्द दिया गया, तो आंसर होगा, बोलो, डेमोक्रिटस। अब बोलेगा द टर्म परमाणु वाज गिवन बाय, तो बोलो महर्षि कनाड। अंतर समझ में आया दोनों में? छोटा छोटा बात लेकिन गंभीर बात है, खोपड़ी खोलकर दम समझना है। आ जाओ। डेमोक्रिटस एटम शब्द दिया। लेवॉइजियर साहब को जानते हो, इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया। एक, ज्वलन के लिए दहन का सिद्धांत। क्या दिया? बोलो, दहन का सिद्धांत। क्या बताया? जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। जलने के लिए क्या बताया? जलने के लिए क्या चीज अनिवार्य है? ऑक्सीजन अनिवार्य। ये हमरे क्लास में भागता है कि सब में भागता है? हमरे क्लास में। जलने के लिए ऑक्सीजन क्या है? अनिवार्य है। जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। दूसरा कौन सा नियम दिया था बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान अनश्वरता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या बताया था? कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर। ये किसने दिया था? बोलो, लेवॉइजियर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। और ये प्राउस्ट साहब के बारे में जानते हो, ये दिए हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी नियत अनुपात का नियम। कौन सा नियम? नियत अनुपात का या स्थिर अनुपात का, जो भी है, निश्चित अनुपात का नियम। आंसर बोलो कौन सा होगा? सी नंबर, एंटोन लेवॉइजियर। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग का मान निम्न में से स्वतंत्र होता है, किससे? क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग का मान निम्न में से स्वतंत्र होता है, किससे? ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह का घनत्व, पिंड का द्रव्यमान। बोलो। सुनो, ये मान लो तुम्हारा क्या है? ग्रह। ग्रह का द्रव्यमान है m, ग्रह की त्रिज्या है r, ग्रह का घनत्व है स्मॉल d। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान बोलो कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यदि किसी रॉकेट को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर फेंका जाए तो यह लौट कर वापस, रॉकेट को 11.2 चाहिए, हाथी को कितना चाहिए? 11.2 की उससे ज्यादा, उतना ही। चींटी को उतना ही। इसका मतलब पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करता। आंसर हो गया पिंड का द्रव्यमान। ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, ग्रह के घनत्व पर निर्भर करेगा, क्योंकि घनत्व पर क्या निर्भर करेगा? द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा, बोलो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान? हम जानते हैं कि यही सब तुम लोग गलती पढ़ता है। हाँ जानते, 42 पढ़ा है। चलो आज थोड़ा बढ़िया से पढ़ लो। 615 किलोमीटर पर सेकंड लिख लेना। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान। अरे हम बोले कि बढ़िया से पढ़ लेना, जब हम बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। पढ़ लो। 615 लिख तो रहे, अब लिखाएंगे कैसे? 615 का में छोटी डालो, किमी प्रति सेकंड। 615 किलोमीटर पर सेकंड। ओके चलो अगला क्वेश्चन है ए बी और अब क्या? चंद्रमा का। अब फिर पूछेगा तो तुम लोग मंगल का, हम ना बताएंगे, अब खोज के आना तुम लोग अपने। 2.35। अरे चंद्रमा का लिखो 2.353436। डाटा में 0.1 0.2 अंतर पड़ सकता है। अप्रोक्स बोल रहे 2.35 किलोमीटर पर सेकंड। चलो तत्व ए बी सी डॉवर्नियर के त्रिक के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु भार कितना है? 7 और सी का बोलो 39, तब बी का बोलो दोनों जोड़ बटा दो, बोलो कितना? 23। बोलो 7 किसका था? लिथियम। और सी किसका? 39 किसका? पोटेशियम। तब बी बोलो कौन था? सोडियम। आंसर हुआ 23। 3 गो त्रिक तुम लोग को याद है, कौन कौन था? तीनों का नाम याद रखना, बोलो कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नंबर 1। दूसरा बोलो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नंबर 2। और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखना बुआ, डॉवर्नियर का 3 गो त्रिक, डॉवर्नियर ट्रायड, यही 3 गो है। डॉवर्नियर ट्रायड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाम लिख लो, आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ो, बहुत अच्छा से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। मोबाइल फोन चार्जर क्या है? बोलो मोबाइल फोन चार्जर क्या है? मोबाइल फोन चार्जर में तुम्हारे मोबाइल में कितना वोल्ट लिखा हुआ है? चार्जर में देखा है? 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, यही लिखा होगा ना? नहीं लिखा हुआ है वोल्ट। एम्पियर भी लिखा होगा, वोल्ट भी लिखा होगा। सबसे पहले तुम्हारा मोबाइल फोन चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है? बोलो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है, हिंदी में कहते हैं अपचाई। क्या बोलेंगे? अपचाई। ये क्या करता है? 220 वोल्ट जो हमारे घर में आता है एसी, उसको ये बदल देता है मान लो 3 वोल्ट डीसी में। क्या बदल दे? 3 वोल्ट एसी में। किसमें? 3 वोल्ट एसी। इसके बाद यहां पे लगता है रेक्टिफायर। क्या लगता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में कहते हैं रिजुकारी या दिष्टकारी, और ये एसी को बदल देता है, बोलो किसमें? एसी को डीसी में। और इसी पर तुम्हारा बैटरी मोबाइल क्या होगा? अब ये मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आंसर बोलो कौन सा होगा? अपचाई, यानी बोलो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। थैंक यू, जय हिंद। गुड इवनिंग क्लास। आज अमित श्री सर नहीं है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज देखे भैया। ट्रांसफार्मर वगैरह देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? थियोप्रेस्टस वनस्पति के जनक बिल्कुल सही है। कैरोलस लीनियस वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस थे। इवानोविस्की इन्होंने खोज किया था बैक्टीरिया वायरस का, ये भी सही है। लुइस पास्चर
दूध के पाश्चीकरण तथा रेबीज वैक्सीन के जनक थे लुईस पास्चर। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, उन्होंने जीवित कोशिका और जीवाणु की खोज की है। हालांकि पहली बार कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजा, लेकिन मृत कोशिका, जीवित कोशिका लीवेनहॉक, और लीवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान के क्या कहते हैं, जनक। तो यहाँ लुईस पास्चर गलत है, क्या होना चाहिए, लीवेनहॉक। क्या होना चाहिए, लीवेनहॉक, लीवेनहॉक होना चाहिए। और रेबीज वैक्सीन इन्होंने किया था लुईस पास्चर। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो रेबीज वैक्सीन पक्का लगवा लेना लोग, अदरवाइज में दुनिया कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। अगर रेबीज हो गया तो बहुत बुरी मौत होती है रेबीज के कारण। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर हो सकता है? केंद्रक का आकार ये दोनों में सेम होती है, इस आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि जंतु कोशिका में भी क्या होता है, केंद्रक, और पादप कोशिका में भी क्या होता है, केंद्रक। इस आधार पर नहीं हो सकता है। केंद्रक की स्थिति बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका में पादप न्यूक्लियस बीच में होता है, और पादप कोशिका में कहाँ होता है, साइड में होता है। कहाँ होता है, साइड। तो हम इस आधार पे तो कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं केंद्रक का आकार, दोनों में केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, दोनों में केंद्रक क्या होता है, बड़े होते हैं, बट स्थिति दोनों की क्या होती है, अलग होती है। रसधानी का आकार बिल्कुल सही है। हम लोग में रसधानी यानी पानी सोखने वाला वैक्यूल छोटा, और जंतु पादपों में बड़ा। कर रसधानी की संख्या हम लोग में कम, पादपों में ज्यादा। इस आधार पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हम लोग में कम, पादपों में ज्यादा, तो इस आधार पर भी कर सकते हैं। तारक काय, सेंट्रोसोम, इस आधार पर भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लवक बिल्कुल है, पेड़ पौधों में भी लवक होगा, हमारे में लवक नहीं होगा, इस आधार पर भी कर सकते हैं। विक्टियोसोम, ये इस आधार पर नहीं कर सकते, इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी, हमारे में भी गोल्जी बॉडी, पेड़ पौधे में भी गोल्जी बॉडी। तो हम इससे अंतर कर पाएंगे नहीं। अंतर उसी पे किया जा सकता है जो दोनों में कॉमन ना हो। हमारे में भी गोल्जी बॉडी होता है, पेड़ पौधों में भी, इससे भी अंतर नहीं कर पाएंगे। हमारे में भी केंद्रक होता है, पेड़ पौधों में भी केंद्रक होता है, हम इससे भी अंतर नहीं कर पाएंगे। बाकी सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। 1 और 7 छोड़ के सब सी, कौन सा हो जाएगा, सी। क्या दोनों में रहेगा तारक का, सॉरी, इसमें हम लोग में तारक काय होगा, उसमें प्लेट, सेल प्लेट होगा, उसमें क्या होगा, सेल प्लेट। ये केवल किस में होगा, हम में। दोनों में रहता तो अंतर ही नहीं कर पाते। ये केवल किस में होता है, हम लोग में होता है, और पेड़ पौधों में नहीं। वैसे ये पेड़ पौधों में होगा, हमारे में नहीं होगा। तो ऐसा ही चीज देखना है ना कि दोनों में से कॉमन ना हो। कॉमन क्या हो जाता है, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस। आगे बढ़े, ये क्या लिख ले हो, जीवा, जबान का बात करेगा, टंग के संदर्भ में कौन सा असंगत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जीव में देखेंगे सबसे पीछे होता है तीखा। क्या होता है, तीखा। देखिए ख से खट्टा होता है ना, ख से खट्टा, आखिरी अक्षर क्या है, खट्टा। तो ये वाला क्या हो जाता है, खट्टा। क्या हो गया, खट्टा। इधर वाला भी खट्टा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक होता है। और आगे वाला क्या होता है, मीठा। आगे वाला क्या हो गया, मीठा। तो बच गया कौन सा, नमकीन। जो बच गया वो नमकीन। ये वाला क्या है, नमकीन होता है यहाँ पर। अब बीच वाला नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसे कहेंगे अग्र, इसे कहेंगे पश। ये हो गया अग्र, ये हो गया पश। अब देखिए ये साइड वाला हिस्सा को हम कहते हैं पार्श। अब पार्श में भी 2 ठो है, अग्र पार्श, पश्च पार्श। अग्र पार्श और पश्च पार्श। पार्श कितने टाइप के, 2, अग्र पार्श और पश्च पार्श। अग्र पार्श और पश्च पार्श। समझ में आ गया? तो पूछ क्या रहा है, अग्र क्षेत्र मीठा, बिल्कुल सही है। पार्श्व क्षेत्र खट्टा, ठीक है, पार्श्व क्षेत्र खट्टा होता है, लेकिन अच्छा रहता है कि पश्च पार्श्व बोलता तब, ठीक है। अग्र पार्श्व तीखा, भैया अग्र पार्श्व क्या होता है, नमकीन। अग्र पार्श्व नमकीन। तीखा तो क्या होता है, पश्च, पीछे वाला। पश्च क्षेत्र कड़वा, वही तीखा कहिए या कड़वा कहिए, तीखा कहिए या कड़वा। तीखा भी उर्दू है, कड़वा भी उर्दू है, हालांकि ज्यादा उर्दू है कड़वा। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको जी,
पता नहीं, उर्दू से काम चला लो। कड़वा ही बोलते हैं। आगे बढ़े, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हीमोफीलिया रोग अनुवांशिक रोग होता है, इसमें ब्लड क्या होता है, जमता ही नहीं। ब्लड एक बार कट जाएगा ना, तो ये इंग्लैंड की महारानी को है, एक बार कट गया ना, अगर कट गया तो ब्लड रुकेगा नहीं यहाँ पर, तो इसलिए इसे अनुवांशिक रोग, ब्रिटेन की महारानी को। डायबिटीज और रिकेट्स, देखो डायबिटीज भी एक कमी के कारण है, उसे भी कहते हैं हीनता जन्य रोग। डायबिटीज भी होता है इंसुलिन की कमी से, और रिकेट्स भी होता है इंसुलिन की कमी से। तो ये दोनों को आप कह सकते हैं कि हीनता जन्य रोग है, लेकिन रिकेट्स आंसर ज्यादा सही होगा हीनता जन्य का, क्योंकि डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन। हालांकि दोनों हीनता जन्य है, मतलब कमी के कारण डिफिशियंसी डिजीज है। और रिंग वर्म यानी जो खजुआट हो जाता है, उसको कवक के कारण होता है। खजुआट जो होता है कवक के कारण, समझ में आ गया कि नहीं गया? खजुआट वगैरह नहीं हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, रिंग वर्म। दिनाय खजुआट सब किसके वजह से, रिंग वर्म। सी, चलिए सी लगा देते हैं। विभाज्य उत्तक, उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, पेड़ पौधों में कोशिका में 2 तरह के उत्तक पाए जाते हैं। एक में जिसमें विभाजन होता है उसे कहते हैं विभाज्य उत्तक, और एक जिसमें विभाजन नहीं होता है उसे अस्थायी कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है अस्थायी, जिसमें विभाजन नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ में, ज से जाइलम, ज से जड़, वो खाद और पानी खींचता है। फ्लोएम जो होता है पत्तियों में होता है, भोजन बनाता है। ये तो खत्म, ये तो अस्थायी है। बट ये क्वेश्चन है अस्थायी का नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है अस्थायी जिसमें विभाजन होता है। तो जिसमें विभाजन होता है उसे विभाज्य उत्तक कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, एक होता है शीर्ष विभाज्य उत्तक जो ऊपर की ओर लेता है, एक होता है पार्श्व विभाज्य उत्तक जो मोटा करता है, पार्श्व विभाज्य उत्तक मोटा करता है, एक होता है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक जो घास वगैरह में पाया जाता है। जगह जगह पे उसमें वृद्धि वाले हार्मोन पाए जाएंगे, वृद्धि करने के लिए जगह जगह की। एक जगह से काट भी देंगे तो दोबारा निकल जाएगा, फिर काट देंगे तो दोबारा निकल जाएगा। तो बीच बीच में जो होते हैं अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक, वो केवल किसमें पाया जाता है, घास वगैरह में पाया जाता है, ताकि अगर जानवर खा भी जाए, छोटे पेड़ पौधे घास में पाए जाते हैं, ताकि जानवर खा भी जाए तो दोबारा निकल सकता है। तो देखिए, शीर्ष विभाज्य उत्तक लंबाई बढ़ाता है, सही है या नहीं है? शीर्ष विभाज्य उत्तक लंबाई बढ़ाता है, सही है या नहीं है? पार्श्व विभाज्य उत्तक मोटाई बढ़ाता है, सही है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक तने की लंबाई बढ़ाएगा, बात सही है। छोटे पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये भी सही है। द्वितीय विभाज्य उत्तक तने की पुनर्लंबाई नहीं, मोटाई बढ़ाता है। द्वितीय विभाज्य उत्तक कोई पार्श्व विभाज्य उत्तक ही होता है। ये क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है। लंबाई ना बढ़ा के क्या करेगा, मोटाई। क्या बढ़ाएगा, मोटाई। मोटाई। बरगद के पेड़ में ये सब चीजें ज्यादा पाए जाते हैं, जो ज्यादा मोटे पेड़ होते हैं उनमें पाए जाते हैं। आगे बढ़े, कर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिए, लोथल कहाँ है, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे लोथल है। ये एक व्यापारिक शहर था, एकमात्र ऐसा शहर था जिसकी सड़कें, दरवाजे ठीक सड़क पर खुलते थे, बाकी मकान के दरवाजे साइड में या पीछे होते थे। जबकि आज का जो कल्चर है वो मकान आगे रखा जाता है। जो जमीन सड़क पे है उसकी अहमियत ज्यादा है, लेकिन इंसान सड़क पे आ जाएगा तब उसका वैल्यू नहीं है। अभी आप लोग चौराहा पे हो, सड़क पे नहीं हो, कहाँ हो, चौराहा। थोड़ी थोड़ी आपकी गलतियां। आज के टाइम पे बच्चों ने जो 2 चीज को कमांड कर लिया, आराम त्याग दिए। सब नहीं होता है कि चलो आज नींद आती है सो जाते हैं, तो अपना एक रिजिड बना लिए कि हमें ये करना है। दूसरा, टाइम बर्बादी को बचा लिए सब, जैसे मोबाइल हो गया, फोन पे बतियाना हो गया। कई बच्चे सिजोफ्रेनिया वाले के शिकार हैं। वो सोचते होंगे कि गंगा घाट पे जाते हैं, 1 घंटा बैठ के आ जाते हैं, थोड़ा टहल के आ जाते हैं। बाबू, तुम लोग सिजोफ्रेनिया के शिकार हो। जिनको ये लगता है ना कि आधा घंटा हम गंगा घाट घूम लेते हैं, एनआईटी पे चल जाते हैं, कृष्णा घाट देख लेते हैं, तुम लोग नहीं जा रहे हो, यू आर ट्रैप्ड, आप फंस चुके हो। नहीं जाया करो इस सब में। गांधी मैदान नहीं जाया करो तुम लोग। जहां जहां घूमना अभी पढ़ाई कर लो, सरकारी गाड़ी से घूम लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा मेहनत कर लो, ज्यादा दिन का बात नहीं है। वैकेंसी आ गई है तुम लोग की, मतलब
यही साल है सारे एग्जाम और वैकेंसी का। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया था, जानवर को भी दफना दिया गया था। किसमें? रोपड़ में, पंजाब में है। कहाँ ये? पंजाब में। राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, हवन का उंड मिला है, चूड़ी मिला है। ये सब चीजें कहां से मिली है? कालीबंगा से। बिहार वाला बी ठीक है, बी सही है, बिहार वाला बी सही है। आगे बढ़े। 17 नंबर क्या कहता है? राजधानी बनाइए। 16 महाजनपद की चर्चा। अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। बिहार में तो 3 महाजनपद थे। अंग महाजनपद की राजधानी भागलपुर यानी चंपा थी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। 4। ठीक है, वहां देखो ना मच्छरदानी बीन दी हैं। सर ये क्वेश्चन कॉपी में लिखने होंगे भाई, तुम्हें अब जैसा उचित लगे। मतलब अगर आपको डायरेक्ट रिवीजन हो जा रहा है तो ठीक है, ऐसे तो आप डेली आते रहेंगे, रिवीजन होते रहेगा। नहीं तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में भारत में आने का क्रम। थॉमस रो अकबर के समय आता। थॉमस रो किसके समय आता? जहांगीर के समय आता। जहांगीर किसके समय आया था? जहांगीर। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? विक्रमादित्य। अब हेनसांग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हेनसांग हर्षवर्धन। तो सबसे पुराना हो गया फायान, उसके बाद हो गया हेनसांग और सबसे नया हो गया हर्षवर्धन। 2 3 1 2 3 1 2 3 1 सी, 2 3 1 सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन बनाते रहे। अभी नीट का पेपर हुआ है, इतना रुलाया है बच्चों को। एटलीस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि बच्चों के सामने हम लोग जाके ये कह सकते थे कि बाबू ये हमने पढ़ाया है और इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है क्योंकि ये बहुत टफ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग उस टॉपिक को पढ़ाए हैं तो एटलीस्ट हम लोग को ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम लोग जो पढ़ाए थे उसमें से नहीं आया था। मतलब देखिए, अब हम लोग पढ़ाएं, अब आप पढ़ें, रिवीजन किए, जाके भूल गए, इसमें आपकी गलती पड़ती है। हम पढ़ाए ही ना, ऐसा क्वेश्चन आया कि हमने पढ़ाया ही नहीं, तब आप हमारा दोष दीजिएगा। तो एटलीस्ट नीट के पेपर में इतना टफ होने के बाद भी हम लोग केजीएस की टीम अभी इसको डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि हम लोग कह सकते हैं कि हमने ये पढ़ाया है। अब पेज नंबर के हिसाब से बता देंगे, पूरा पीपीटी लगा के। देखो ये क्वेश्चन पूछा है और ये हम लोग के नोट्स में, ये जैसे बीपीएससी में कैसे बता रहे थे वैसे कि इसमें नीट में भी। इस बार तो मिलेगा मौका यहाँ पे नीट में। लोग कह रहे थे ना यहाँ पे कि क्या करेंगे, पहला एग्जाम है, पहला हम लोग के लिए तो नीट का मतलब फर्स्ट बैच ना निकलेगा, यहाँ पे पहला में ही हम लोग बता दिए। इसलिए पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। समझ में आ गया? आज पूरा इंडिया रो रहा है नीट पे, पूरा इंडिया नीट के लिए क्या हो रहा है? रो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हम लोग पढ़ाए थे भाई, और ये भी बोले थे तुम लोग का दिन खराब रहेगा तभी ये पूछेगा। बेचारों का दिन खराब था, पूछ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेलगाम अधिवेशन 1924 गांधी जी बिल्कुल सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू गलत है। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल। सरोजिनी नायडू का 25 था कानपुर अधिवेशन। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू था। 1928 जो था ये मोतीलाल नेहरू। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस सही है। अब मेरठ आचार्य, ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? बी। निम्नलिखित में से कौन सा विजय घाट? देखो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था,
उस युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री समझौता करने ताशकंद गए थे। 10 जनवरी 1966 को राजीव गांधी बोल दिए कि लाल बहादुर शास्त्री बोले, लाल बहादुर, हम राजीव गांधी नहीं ना बोले हैं। लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहाँ हुई, विदेश में, विदेश में। तो विजय घाट कौन हो गए, लाल बहादुर शास्त्री। चैतन्य स्थान, चैतन्य स्थान, चैतन्य स्थान किसका है, भीमराव अंबेडकर। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, बहुत शक्तिशाली थी, मारधार कर देती थी। राजीव गांधी वीर भूमि, इंटेलिजेंस ने कहा था कि मत जाइएगा, एकदम वीरता के चक्कर में गए, उड़ाइए दिया बम से। वीर भूमि, इंटेलिजेंस बोला था कि मत जाइए, वीरता के चक्कर में सबके पास गए, बम लगा क्या कर दिया, उड़ा दिया। वीर भूमि, इसमें कौन होगा, लाल बहादुर शास्त्री। राजघाट महात्मा गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। 1828 राजा राम मोहन राय। आगे बढ़े, इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय। इनकी मृत्यु मेनिंजाइटिस से विदेश में ही हो गई थी। यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रेयान की उपाधि दिया था, यहाँ पर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। प्रतापरुद्र देव तो था वारंगल का शासक जिसने खुद ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रतापरुद्र देव ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी की। और ये वारंगल का शासक था प्रतापरुद्र देव। और अपनी सोने की प्रतिमा में चेन बनवा दिया सोने का, और कोहिनूर हीरा यही गिफ्ट में दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। किसने, प्रतापरुद्र देव। और अभी कोहिनूर हीरा कहाँ है, इंग्लैंड की महारानी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीरबल्ला द्वितीय, ये तो होयसल वंश के शासक थे। सुंदर पांडे, ये लोग उतना युद्ध वगैरह नहीं हुआ। भारत में खनिज तेल के भंडार मुक्त किस प्रकार के चट्टान में, दुनिया में कोई भी ईंधन पाया जाएगा, चाहे वो खनिज तेल हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, गैस हो, वह सब का सब औषधि चट्टान से, औषधि चट्टान से। दुनिया का कोई भी ईंधन औषधि चट्टान से। और दुनिया का कोई भी धातु पाया जाएगा तो आग्नेय चट्टान से। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, ये सब किससे होगा, आग्नेय से। तो धातु मिलेंगे आग्नेय से, ईंधन मिलेगा औषधि से, औषधि। अब मजबूत रहेगा कायांत्री, मार्बल और ग्रेनाइट। कौन सा है, कायांत्री। मार्बल और ग्रेनाइट, कायांत्री। किचन उचन में देखिएगा ना, ऊपर स्लैबो बिछा देता है किस चीज का, ग्रेनाइट का। किचन में देखिएगा ना, जितना ही जो सीबीएसई वाला है सब, इन सब के घर का किचन कौन चीज का होता है, ग्रेनाइट का। और ऐसे तो हम लोग का तो किचन में कौन चीज, पटरा लेके घर में दादी मम्मी ये लोग नीचे बैठेगी लोग, अब मट्टी का चूल्हा रहेगा, अब मार लकड़ी झकोरो इधर से बनता है, अब पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। तो खाना लेकिन उसमें स्वादिष्ट बनता था। अभी भी आप लोग के घर में जो गांव के होंगे लोग, अभी भी अवेलेबल होगा। हालांकि अब गांव में भी गैस का प्रचलन इतना बढ़ गया है जिसका कोई हद नहीं। पहले काम में ये सब चीजों की वजह से ना बीमारियां कम आती थी, लोग फिजिकल एक्टिविटी कर लेते थे। अभी मिक्सर में खाना मसाला पिसाएगा, और झाड़ू लगाएगा जाएगा नहीं, और बैठ के योगा किया जाएगा। अरे घर का पोछा मार दो, योगा हो जाएगा। जिम, हाँ जिम तो खैर आजकल तो ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया है जिम। आई सब आजकल लड़को जाता है, सब पढ़ने वाला विद्यार्थी है सब। कौन ऊ जाता है जिम, अभी पढ़ लो, नहीं तो ये पढ़ लेगा सब तो तुम उसके गार्ड में लग जाओगे। अभी आपको पढ़ने का एज है, सबसे मेन टाइम है। अभी आप इधर उधर समय मत गंवाइए, इसके बाद आपको बहुत जीवन समय देगा। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हैं, टाइम मिले तो करिएगा। इसे यंग एज में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आप लोग को। पृथ्वी का कोर किस तरह होता है, देखो पृथ्वी का जो कोर होता है, एडवर्ड स्वेस ने इसे 3 भाग में बांटा था, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम।
सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफ है निकल और लोहा, नीफ है निकल एंड फेरस, निकल एंड फेरस। लेकिन आधुनिक आधार पर इसे अलग कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया क्रस्ट, मेंटल और कोर, मेंटल और कोर, कोर। तो ये कोर में क्या पाया जाता है, नीफ है निकल और लोहा, निकल और लोहा। यहीं से गुरुत्वाकर्षण जनरेट होता है, इसी को गुरुत्व मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ से तो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। हम लोग रहते हैं किसमें है, सियाल पर, हम लोग किसमें रहते हैं, सियाल पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, उस दर्रे का नाम बताइए जो उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर, लेपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा, लेपुलेख। लेपुलेख दर्रा इंडिया के उत्तराखंड में है, कहाँ है, इंडिया के उत्तराखंड में है। और यहाँ से हम नेपाल भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग चाइना भी जा सकते हैं। चाइना के कौन से स्टेट में जा सकते हैं, तिब्बत में जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं, तिब्बत में। ये 3 देशों से सटा हुआ है, इसलिए इसे ट्राई पास के नाम से भी जानते हैं। लेपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा, लेपुलेख। खरदुंगला जो है ये तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर बहुत लंबी सड़क है, खरदुंगला ऊंचाई पे है, लेह मनाली रोड पे है। यहाँ पे आगे बढ़े, कौन सा दर्रा, लेपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में मिलेगा ये। अगर इधर उत्तराखंड बनाएंगे यहाँ पे तो ये वाला यहाँ पे मिलता है, ये नेपाल है, यहाँ पे ये है आपका लेपुलेख दर्रा। काली तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेशिका आता है, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल। हिमालय नदी ऐसे आ जाएगी आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर सतलज और सिंधु और सतलज की बात करेंगे, किसकी, सिंधु और सतलज, सतलज। और इधर होगी आपकी काली, और इधर है तीस्ता, और इसके इधर है दिहांग, दिहांग। इसी को ब्रह्मपुत्रा कह सकते हैं, दिहांग को ही। तो ये एरिया जो सिंधु और सतलज का एरिया पंजाब में चल जाता है, तो इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। और सतलज और काली उत्तराखंड के बीच में आ जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल आ जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है नेपाल हिमालय। और इधर वाला हो जाता है असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम हिमालय। क्वेश्चन पूछा है काली और तीस्ता के बीच में, तो कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी बांग्लादेश जाती है। आगे बढ़े, अभी बांग्लादेश कह रहा था कि यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हम भी करेंगे। यहाँ पे हम तो मना रहे हैं तेहु लड़जू, नहीं समझ में आ गया। युद्ध जायज हो जाएगा अगर मार लेगा तो। हमारा जो चिकन नेक है ना वो एलिफेंट नेक बन जाए, ढाका तक ना हो गया तब कहेगा हम लोग। यहाँ पर जो बाप दादाओं से गलती हुई थी वो हम लोग को सुधारने का मौका मिल जाए। लेकिन इन सब इतने रेडिकलाइज हैं सब, धर्म इन सब के सर पे इतना चढ़ के बोल रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर झुकाने वाला अकेला देश पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में इस्लाम जहां से फैला, सऊदी अरब, उसको लेकर किसी को कोई शिकायत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। यमन, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, इराक, ईरान, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चोट्टा जन्नत में जाएगा। हाँ, अच्छा, इनकी 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 ख्वाहिश भी अलग है। जन्नत में इनको क्या चाहिए, तो जन्नत में इनको मतलब इनके लिए जो खाना पीना ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। भैया जन्नत सबसे बड़ी परिभाषा होती है, चाहे वो स्वर्ग है या उर्दू में उसे जन्नत कहिए या उसे आप स्वर्ग कहिए, उसकी सबसे बड़ी परिभाषा है कि जिस भगवान या जिस खुदा को आप जिंदगी भर पूजा, तपस्या और इबादत किए और अपनी आंखों से नहीं देखे थे, जन्नत ऐसी जगह है जहां आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या इससे भी बड़ी कोई चीज होगी? नहीं। तो उसको बताता है ऐसा कि तुमको शराब मिलेगा, फल मिलेगा, मेवा मिलेगा, तो दुगुन की हूर मिलेंगे, तो ये मिलेगा बैल कहीं। तुम्हें जो चीज जिसकी इबादत की है, जिस भगवान की तुमने पूजा किया, वहां साक्षात देखने को मिल जाएंगे, रूबरू सामने देख सकते हो। इससे बड़ी परिभाषा होनी ही नहीं चाहिए। ये सब चीज शराब और तो यहाँ तो बिहार में ब्लैक में मिल जाता है। एकरा के लिए जन्नत में जाने की क्या जरूरत है? होम डिलीवरी है बिहार में। तो ये बहकाने के तरीके होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी दुनिया में आज भी मुसलमानों को ना जो स्थिति खराब हुई है उसका एकमात्र कारण है पाकिस्तान।
क्या किसी ने कहा कि इंडोनेशिया के लोग खराब हैं? जबकि सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? बर्बाद कर दिया। भारत में 99% मुस्लिम लक्षद्वीप में रहते हैं और पूरे भारत का लक्षद्वीप में सबसे कम क्राइम रेट है, समझा गया। लेकिन ये बदनाम कर दिया कश्मीरी को, और 2-4 को कश्मीरियन को पकड़ा, नाच दिया एकदम, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा तो आराम से उसके चाल में फंस जाएंगे लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल मानसून के मौसम के अंत में यानी बरसात के बाद बोया जाता है? रवि फसल को। बरसात के बाद बोया जाता है रवि फसल को। गेहूं बोया जाता है, गेहूं, चना, सरसों, मटर, यही सब बोया जाता है। ठंडी के दिन में सरसों का साग, मक्का की सब्जी, ये सब पंजाब में बड़ी फेमस है, होता है ना, मक्के की रोटी और सरसों का साग। बनाने वाले के हाथ में कला भी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा बनाता है मन करता 2 झापड़ मारे उलट जाए यहाँ पे। अरे भाई सच में अगर सरसों की साग बढ़िया से कोई बना दे उसका बात अलग है, लेकिन ये बनाने का कुछ है ही नहीं है, बनाने चलेंगे साग। गर्मी के दिन में जो गर्मी स्थल उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत में लू, बंगाल में काल बैसाखी। काल बैसाखी बंगाल में इसी को क्या कहेंगे? काल बैसाखी। काल बैसाखी। पंजाब में धूल भरी आंधी। अच्छा उधर पहले से लिखल है। खेला होवे मतलब बंगाल, काल बैसाखी खेला होवे। हाँ। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, आम्र वर्षा उसी को कहते हैं। कर्नाटक में जो होती है ना ये गर्म, चेरी ब्लॉसम कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? चेरी ब्लॉसम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित है? हिमालय हमारे दो भाग, एक पश्चिमी हिमालय आ जाता है जो कश्मीर के एरिया में चला जाता है, और एक पूर्वी हिमालय चला जाएगा। पूर्वी हिमालय कहाँ आ जाएगा? इस एरिया में। तो कह रहा है कि पूर्वी हिमालय का बताइए। ये पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब चला जाता है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। तो भैया ये तो हिमालय से दूर दूर तक नहीं रहा, बांदीपुर यहाँ पर है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल यही है। अब कैबुल नाम जाओ तो मणिपुर में नीचे हो जाएगा, मणिपुर में नीचे हो जाता है, ठीक है। जिम कार्बेट उत्तराखंड। जिम कार्बेट उत्तराखंड, यहां हो जाएगा जिम कार्बेट। तो इसमें कौन सा होगा? नामदफा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार। बिल्कुल हमारी सरकार संसदात्मक है। संसद में हम अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि संसद में हमें जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए हम अपने अपने जिला से एक एक एमपी को क्या करते हैं? भेजते हैं, हमारे बदले जाके वो सवाल पूछ सके। लेकिन हमारे यहाँ के ऐसा घर ढुकवा एमपी है, सब मुंहचोर, सब कोनो सवालिए नहीं पूछता है, सब बैल, सब घर ढुकवा है सभी। सब सवाल संसद में पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक हमारे यहां सरकार नहीं है। अध्यक्षात्मक में एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर होता है, जैसे अमेरिका। अमेरिका अध्यक्षात्मक है। ट्रंप पगलाया है, टेरी पूरी सब लगा होगा कि पूरा धांस दिया है चारों ओर से। अभी देखिए इसकी पूरी अर्थव्यवस्था डुबा दिया है। किसकी? चाइना की। लेकिन देखा था कि चाइना से कंपनियां भागेंगी तो भारत की ओर, तो चाइना ने पाकिस्तान को फोन किया कि तुम्हारे यहाँ कुछ बच्चे हैं? तो कहा हाँ, बच्चों की कमी थोड़ी है, 24 करोड़ है। अभी कितना वेटिंग में लिस्ट होगा? अरे अभी एगो इंडिया में पकड़ा है पाकिस्तान का कोनो, 25 को मिल के 92 को लेके हुआ था। तो कोरोना से तेज बढ़ रहा है सो। तो गांव बसा देगा सो। अरे मत पूछो, इनसे काम धाम तो है नहीं,
पढ़ाना लिखाना रहे तब ना मेहनत लगेगा। वो स्वतंत्र न्यायपालिका है कि नहीं है? हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। अभी न्यायपालिका ने डिसीजन दिया था तो हमारे उपराष्ट्रपति को लहर गया था एकदम। उपराष्ट्रपति एकदम करकरा के बोलने लगे ऐसा नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता हो? आप करे तो बहुत अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट लहरा दिया तो खराब। हाँ, एकदम लहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। समझ में गया? संघात्मक सरकार का मतलब होता है कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग से पावर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अलग से पावर होगा। बताओ क्या ये हमारे यहाँ है या नहीं है? ये भी है हमारे यहाँ। स्टेट और सेंट्रल दोनों की पावर अलग है। देखिए पुलिस किसकी होती है? स्टेट की। स्टेट की। इसलिए राज्य सरकार के खिलाफ कुछ बोलिएगा ना तो पुलिस आएगी, घर की तलाशी लेगी और कहेगी इसके घर से 4 गो कट्टा मिला है, जाओ। नहीं समझ में आ गया? कोई ठीक है किसी को पकड़ के उठा के ले जाएगा। जैसे मान के चलिए किसी को लेके जा सकते हैं, यहाँ पे उठा के रख देगा अंदर पुलिस जांच में, तो फंस जाएंगे। पुलिस फंसाना चाहे आराम से फंसा देगी। यहाँ पे आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। यहाँ कोर्ट में पता चलेगा आपके घर से AK-47 में मिला है। AK-47 मिला है यहाँ पे। कहाँ से लाए थे साहब? यही दिया था। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार अमेरिका बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया गलत है। कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति कनाडा से। कनाडा से। आपातकाल जर्मनी से आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? सी। हमारे देश में 3 प्रकार की सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 4 हो जाएगी टोटल। एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। कौन सी? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची बताएंगे ध्यान से। ये दोनों सूचियों में इसमें कितने विषय हैं? 100। इसमें 66 था, कितना हो गया? 61। 47 था, कितना हो गया? 52। और जितने भी न्यू चीज आएंगे सब किस में चले आएंगे? अवशिष्ट सूची में। ये दोनों आया था भारत शासन अधिनियम 1935। समवर्ती सूची आया ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और अवशिष्ट सूची कनाडा से। कनाडा से। देखिए संघ सूची में लिखे विषय पे कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। केंद्र सरकार का पावर होता है, जैसे वायुसेना, थल सेना, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, मुद्रा, दूरसंचार, ब्रॉडकास्ट, अंतरिक्ष, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? संघ सूची। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार होती है, पुलिस, साफ सफाई, व्यापार संघ इत्यादि। समवर्ती सूची दोनों बनाएंगे, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, ये सब चीजें दोनों कानून बनाते हैं। दोनों का हॉस्पिटल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे देखो पटना में सबसे बड़ा है PMCH, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। और वही अगर आप देखिएगा एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? PMCH अभी बहुत बढ़िया बना रहा है। PMCH बहुत बेहतर बना रहा है। बट देखना उसमें कई ऐसे मेंटेलिटी वाले जाएंगे जो गुटखा खा खा के थूक थूक के करेंगे। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2 बात एक साथ कहते हैं। जैसे किसी के पति को मार के कहो सदा सुहागन रहो, ये तो महाजरंत वाला बात हो गया। किसी के पति को गोली मार दो और उसकी पत्नी को कहो सदा सुहागन रहो। हमारे प्रधानमंत्री एक और कहते हैं कि स्वच्छ भारत और दूसरे और गुटखा वालन को लाइसेंस दे के रख लें। ये महाराज यही पचर पचर थूकले है सब। जहां था यही थूकले है सब, नहीं थूका है भाई। आप दोनों ओर से क्या कर रहे हैं? और देखते हैं कई समाज के जागरूक लोग हैं, वो कहते हैं सब उस सबको जो प्रचार करता है, तुम प्रचार काहे कर रहे हो? तो अगर प्रचार करने वाला गुनाहगार है तो लाइसेंस देने वाला महागुनाहगार है। नहीं है? पटना के एक सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, अभी आसनसोल से सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के समय स्वास्थ्य मंत्री बने। हमारी उनसे जब बात हो रही थी तो बता रहे थे कि हम पहले सिगरेट, उस फिल्मी दुनिया में थे तो सिगरेट उगरेट तो फैशन होता है। तो उन्होंने कहा कि जब हमको कई ऐसे मरीजों को देखे, कैंसर मरीज अपने अगल बगल में देखे, तो हमने प्रण ले लिया कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, जबकि बड़ा मुश्किल होता है, नशा वाले सिगरेट छोड़ते हैं सब। तो उन्होंने कहा प्रण लिया सिगरेट छोड़ देंगे। उस सिगरेट छोड़ने के 15 साल बाद उस स्वास्थ्य मंत्री बने। उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे कि सारी गुटखा कंपनियों के लाइसेंस सिगरेट उगरेट का हम खत्म कर देंगे। ये कंपनी सब जिनका हजार हजार करोड़ मुनाफा है, किसी का 1500 करोड़ मुनाफा है, किसी का 3000 करोड़ मुनाफा है,
उनको 100-200 करोड़ किसी को खिलाने में क्या जाता है? आप बिलीव कीजिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा का मंत्रालय चेंज हो गया। अब ले मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। अरे भाई साहब, आप नियम किसके लिए बनाएंगे? आप मंत्रालय ही क्या हो गया, चेंज हो गया। इतना खतरनाक इन सब का डिपार्टमेंट होता है, तो बड़ी उठपटांग यहाँ, बहुत खराब होता है। और बच्चे लोग, तुम लोग इस संगति से बचना, खास करके मेल फीमेल में संगति का इसका उतना कंपेरेटिवली इनमें उतना नशा वशा पुरुषों की तुलना में कम है। ये जो आगे आई हैं सब फैशनबाज है, जो माँ बाप ज्यादा पैसा भेज दिए हैं, सिगरेट पी पे उड़ा रही है सब, 2-3 लाठी मुंह में पा जाए सब सही हो जाए। देखो समवर्ती सूची तो इसमें समझ में आ गया। अवशिष्ट सूची जो होता है, जो नए चीजें आते हैं संविधान बनने के बाद आया, जैसे परमाणु, अंतरिक्ष, साइबर, सोशल मीडिया, एआई, ये सब किस में आ जाएगा? अवशिष्ट। आज के टाइम पे एआई का इतना भयंकर मिसयूज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उधर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को बर्बाद कर दो क्योंकि मैं इंडिया के लोगों से प्रेम करता हूं। अब आदमी कंफ्यूज है कि ट्रंप ऐसा बोल रहे है कि नहीं, वो बोल ही सकता है, वो नहीं समझ में आ गया। अब पागल भैले आदमी किसी को कुछ कर दे रहा है, किसी को कुछ कर दे रहा है। इससे एक आम इंसान भुगतेगा। सेलिब्रिटी के बारे में सभी लोगों को पता है कि भैया सेलिब्रिटियों के साथ लोग ऐसा बना देते हैं, लेकिन एक आम इंसान को कोई नहीं बनाता। इस वजह से बड़ी दिक्कत होगा किसको? एक आम नागरिक को, आप जैसे एक साधारण आम इन लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट को ना एआई वगैरह का वीडियो एडिटिंग का सेक्शन को रोक देना चाहिए। कुछ पार्ट सेक्शन है, हद तो तब हो गया जब कोई खास एप्लीकेशन आ गए हैं, जिस एप्लीकेशन का ही काम है कि इसके मदद से आप अश्लील वीडियोस और फोटो बना सकते हैं, और धड़ल्ले से प्रचार कर रहा है। कुंभकर्ण की नींद में सोया हमारा ब्रॉडकास्ट मंत्रालय, जिसके अवशिष्ट सूची में आता है, उसको ये तक नहीं बुझा रहा है कि एटलीस्ट ऐसे अश्लील एप्लीकेशंस को बंद किया जा सके। इसके वजह से कोई डिप्रेशन में चल जाएगा, कोई सुसाइड तक कर सकता है। लेकिन इन चोटों को वोट लेने के बाद कोई काम से मतलब नहीं होता है, क्या कहिएगा। और महिला लोग तो कभी इस सब के लिए आवाजें नहीं उठाई, अभी तो इन लोग को कपड़े के पीछे पड़ल है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा होगा? सी। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? देखो 15, 16, 19, 29, 30, 19, 29, 30, ये केवल और केवल इंडियन को है। केवल और केवल किसको है? इंडियन को है। इसके अलावे विदेशियों को भी है। जैसे विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 है, कानून सबके लिए बराबर है, विदेशी को भी हम लोग वही सजा देंगे जो इंडियन को देंगे। तो क्या इसमें आता है? नहीं, यानी ये विदेशी को भी अवेलेबल है। अगला कहता है विभेद के विरुद्ध अधिकार। विभेद के विरुद्ध अधिकार हम इसको नहीं देते हैं। विभेद मतलब समानता का अधिकार इसको नहीं देते हैं। अवसर की समानता देते हैं? नहीं देते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 है, ये देते हैं? दे देते हैं। ये दोनों दे देते हैं। 1 और 4, 1 और 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दे देते हैं। ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार उसको नहीं देते हैं। ये केवल हम लोग को है भेदभाव के विरुद्ध, जाति, धर्म, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। तो हम 1 और 4 ये विदेशी को भी दे देते हैं। लेकिन ये 15 हो गया। ये अवसर की समानता कितना हो गया? 16। अवसर की समानता 16, ये केवल किसको है? इंडियन को है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को है। अगला मिलाते चले, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों को लाया और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दिया, जहां शक्तियां केवल सांसद और विधायक के पास सीमित थी, अब मुखिया और ब्लॉक वगैरह तक में भी क्या हो गई? चली गई यहां पर। तो विकेंद्रीकरण किया। पंचायत 73वां संविधान संशोधन अच्छा नगर पंचायत हो, पंचायत था 73 और नगर पालिका था 74। ठीक है, हो गया। आज दुई स्तरीय अशोक मेहता। देखो बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर है, इसने त्रिस्तरीय। अशोक मेहता में 2 अक्षर है, इसलिए द्विस्तरीय। अशोक मेहता में 2 अक्षर है, इसलिए द्विस्तरीय। बताओ, दिल्ली वाला डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? मुख्यमंत्री नहीं थे तो देखा जाए, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर सिंह केवल और केवल प्रधानमंत्री थे, बलिया के रहने वाले थे चंद्रशेखर सिंह। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। केवल कौन सा होगा जी? 4, केवल 4।
केवल 4। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे गजब इनकाउंटर कराए थे, बाबा से ज्यादा कराए थे इनकाउंटर वीपी सिंह। उस समय आप लोग नहीं होंगे, 80 में थे आप लोग नहीं होंगे, 1980 में थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, इनके समय मंडल आयोग आया था यहाँ पे, बहुत जबरदस्त इनकाउंटर का, हर थाना पे बांध दिए थे इनकाउंटर करके। तो बिहार में भी क्राइम बहुत जल्दी खत्म होगा, हर थाना महीना में 5 गो इनकाउंटर करके दे दो, काम खत्म। क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़ा तोप रॉकेट साइंस थोड़ी चाहिए, हर थाना का फिक्स है, 5 गो इनकाउंटर करके दे दो, अपने अपने थाना में मार के 5 जना को पहुंचा देगा ना, तो एसएचओ सस्पेंड। अब उसको जब टारगेट दे दीजिएगा पुलिस वालों को ना, तो यमराज को रोक के उन्हों को मार देगा। क्या हमारा 4 गो आदमी था, 5 गो का कोटा था, आप ही को मार देते हैं। यमराज कहेंगे हमरा मारेंगे, हम यमराज हैं महाराज, गिनती पूरा करने के लिए हम केकरो मार दे। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाएगी? जब वो अपने राज्य में हुए चुनाव में 8% वोट पाएगा तो क्षेत्रीय पार्टी, 8% वोट पाएगा तो क्षेत्रीय पार्टी। कितना? 8। वह राज्य में या लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव में कितने परसेंट? 8%। कितना परसेंट? 8%। क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए 8% वोट होना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी बन जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप कई नेताओं को देखते होंगे कि वो, उनको कोई वजूद नहीं है उन नेताओं का, ना उनके पार्टी का कभी कोई सांसद बन सकता है, ना उनके पार्टी का कोई कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, बावजूद वो लोग अपनी पार्टी खोले हैं। उसका एक बड़ा कारण होता है कि राजनीतिक पार्टी को एक करेंट अकाउंट खुलवाना होता है, और उसमें कितना पैसा रखा गया उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं, और पैसा कहाँ से आया इसका कोई हेरफेर नहीं होता है। तो एक राजनीतिक पार्टी बनाओ, कोई बड़ा धनाढ़ आदमी है, 100 करोड़ रुपया उसको कमाया है, अब वो टैक्स देने जाएगा तो जीएसटी 18% ठोक देंगे, उस पर 30% इनकम टैक्स और सरचार्ज लगा के उसको 50%। नहीं, 100 करोड़ कमैले है ना, तो 52 करोड़ से ज्यादा ओकरा टैक्स ले लेगा। 100 करोड़ कमाए तो कितना ले लेगा? 52 करोड़ से ज्यादा टैक्स ले लेगा। अब वो पकड़ेगा किसी ऐसे ही राजनीतिक पार्टी को, कहेगा कि देख भैया हमारा 52 करोड़ लग जी, तो एक काम करते हैं तुमरे में डाल देते हैं 100 करोड़, तुम्हारा तो टैक्स, इनकम टैक्स ये सब जांच तो होना नहीं है, तुम इसमें से 10 करोड़ रख लो, 90 हमको वापस दे दो, घसका देगा वहां से। बहुत फायदा होता है राजनीतिक पार्टियों को। अब इसका बताइए कितना बड़ा बेशर्मी है कि भारत का एक किसान अपना इनकम टैक्स भरे, 12 लाख रुपया कमाने वाला भरे, और ये हमारे संसद में बैठे लोग न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं कि कोलोजियम खराब है। अरे संसद में बैठे लोग, आप बताइए कि आपके राजनीतिक पार्टी के इनकम टैक्स का जांच क्यों नहीं हो सकता है? और आपका नहीं हो सकता तो हमारा क्यों? नहीं समझे? कोई आवाज उठाने के लिए है ये नहीं है। हम लोग आवाज उठाएंगे तो कई कोनो हमको, इन लोग को एंटी नेशनल घोषित कर, हम लोग कहिए एंटी नेशनल घोषित कर देता सब, लेकिन पूरी दुनिया गरियाएगी सुजात खान सर को एंटी नेशनल कहेगा। नहीं समझे? सबको पता है कि आदमी एंटी नेशनल नहीं हो सकता है, ये बात पाकिस्तान को भी पता है। यह आदमी कुछ भी हो सकता है, किसी से लड़ सकता है, एंटी नेशनल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान वाले हमको एकदम अच्छे से पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आय की असमानता, लॉरेंज वक्र द्वारा, आय की असमानता लॉरेंज वक्र। लाफर वक्र से क्या संबंध आते हैं? टैक्स और रेवेन्यू। कहा जाता है टैक्स अगर कम करेंगे तो रेवेन्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रेवेन्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टैक्स अगर कम कर देंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और हकीकत बात है, इसी चीज को किए थे सब सिंगापुर और दुबई, हांगकांग। टैक्स नहीं लेते हैं वो लोग, वो 5% टैक्स लेंगे। अब आप बताओ, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया आता है और आप पूरी तरह से ठोक बजा के उस आइडिया पे खरे उतरते हैं और आपको लगता है कि हम एक कंपनी बनाएंगे जिसमें 1000 करोड़ रुपए का कम से कम प्रॉफिट आएगा, आपका पूरा का पूरा वर्क कर लिए हैं। अब आप बताइए इंडिया में लगाएंगे ना तो इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स ठोक ठाक के 50% चिपका देगा आपको। 50 करोड़ लेगी आपका कौन? टैक्स। अब बीमार पड़ जाएंगे ना तो एगो पैरासीटामॉल नहीं मिलेगा। यही कंपनी दुबई लेके जाइए, महज 5%। कितना परसेंट? 5%। तो बताओ इंडिया में आएगा कि दुबई?
वहाँ रेत फांकने के लिए कुछ है नहीं, वहाँ पे ना पेड़ है ना पानी है ना कुछ है, लेकिन सारी कंपनियां कहाँ भाग गई? दुबई। हमारे यहाँ आज ले नहीं बुझाया लोगों को। हमेशा याद रखिएगा, खर्चीले इंसान जहाँ रहेंगे वो एरिया अपने से डेवलप हो जाएगा। शहर में लोग खर्चीले होते हैं इसलिए एरिया डेवलप होता है। कोई समोसा खा लेगा, कभी मन करेगा चाट खा लेगा, कभी चाय पी लेगा, ऑटो में बैठ जाएगा। गांव का आदमी खर्चीला नहीं होता, चाय ना पिए समोसा, घरे चाय बन लो, इतने दूर है तू ऑटो से जाएगा रे, रिक्शा से जाए। गांव का आदमी खर्चीला नहीं होता है। तो खर्चीले इंसान जब रहते हैं ना तो ऑटोमेटिक उस एरिया में क्या होने लगता है? डेवलपमेंट वगैरह होने लगता है। कहीं फिल्म लगेगा तो शहर का आदमी फिल्म देखने चल जाएगा, और गांव के आदमी को गांव में तुम बिस्लरी का पानी खरीद के ले जाओ, और दादा अगर देख लिए बाबा 4 को सुनाएंगे, बबुआ के फोटानी बोतल के पानी पियो बाबू, बोतल के पानी। तो गांव का आदमी इतना खर्चीला नहीं होता है, टैक्स एंड रेवेन्यू होता है। फिलिप्स वक्र जो होता है यहाँ पे, ये आपका ये तो हो गया लाफर टैक्स वगैरह हो गया। ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। और क्रूज नेटवर्क जो था, आय क्या था? आय, और वो आय की असमानता थी, और ये क्या था? आय। अगला देखते हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में आए तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देते। किसका नियम है? ग्रेसम का। किसका नियम है? ग्रेसम का। यही वजह है कि नकली नोट समाज में नहीं रहना चाहिए, नकली नोट नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नकली नोट और बड़े नोट समाज में रहेंगे तो करप्शन बढ़ेगा। यही कारण है कि 2000 और 1000 के नोट खत्म कर दिए गए। और अगर सरकार करप्शन को खत्म करने के लिए सच में सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर करप्शन खत्म हुआ तो हर एक राजनीतिक पार्टियों को चंदा जुटाने में दिक्कत आएगी। नहीं तो 500 रुपए का नोट भी अगर प्रचलन से बाहर कर दिया जाए ना, केवल 100 और 200 का नोट छोड़ा जाए तो बहुत हद तक करप्शन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि बोरा में पैसा रखना पड़ेगा, 10 लाख रुपया रखने में अगर एगो बोरा भर जाएगा, कहा भाई तो 100 का नोटे है, बाकी ऑनलाइन कर दो। हकीकत है। वैसे भी देखो इतना बेवकूफ बनाते हैं सभी, सब कहते हैं, सरकार क्या कहती है कि 2 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं दे सकते हो। तो भैया 100 का नोटवा रहने दो ना, 2 लाख इतना होगा, इतने ना होगा 2 लाख। तो 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, लेकिन 5-5 लाख 500 का क्या रहेगा नोट? क्या मतलब बनता है? आपने कैश लिमिट कितनी रखी है? 2 लाख। तो 200 का नोट है ही है, 200 का 100 को गड्डी बनाएंगे, लेके क्या हो जाएगा? चल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन वो जानबूझ के नहीं समझ में आता है। जहर देने से अच्छा है कि टाइम पे दवा मत दीजिए। सबका है, केक कटेगा सब में बटेगा। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 1969, चौथी 1969। भारत में मुद्रास्फीति का प्रचलन किसके आधार पर किया था? थोक है, पहले किया जाता था थोक मूल्य सूचकांक पे, हम लोग अभी लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर लिया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। समझ गया? थोक मूल्य उन वस्तुओं का लिया जाता है जैसे सीमेंट, लोहा, सूचकांक में किया गया 1969, चौथी 1969। भारत बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया 19 सूचकांक पे, हम लोग अभी लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर लिया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। समझ में गया? थोक मूल्य उन वस्तुओं का लिया जाता है जैसे सीमेंट, लोहा, पेट्रोलियम, गैस, यह है थोक मूल्य में शामिल किया जाता है इसे। अगर ये सब का रेट बढ़ेगा तो इससे रिलेटिव सारी चीजों का रेट बढ़ने लगे। उपभोक्ता मूल्य तो मंडी में क्या रेट चल रहा है उस आधार पर लेते हैं लोग यहाँ पर। इसका आधार वर्ष 2012। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस अध्यक्ष ने किया था? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा।
सिमलीपाल उड़ीसा। किसे ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दिया गया? कृति सेन। किसे नियुक्त किया गया? कृति सेन। पाकिस्तान के समय बढ़ते तनाव में भारत ने कौन सा सैन्य अभियान चला? आक्रमण। कौन सा सैन्य अभियान? आक्रमण। भारत और किस देश के बीच शिमला समझौता किया गया जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान। शिमला समझौता पाकिस्तान। शिमला समझौता पाकिस्तान। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान किसी तीसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बॉर्डर के डिस्प्यूट को हथियार से नहीं बल्कि बैठकर क्या कर लेंगे? सुलझा लेंगे। अगला, पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरी रंजन का निधन हो गया। इसरो के चौथे अध्यक्ष थे, 5वें चेयरमैन थे। इसरो के चौथे चेयरमैन थे, 5वें चेयरमैन थे कस्तूरी रंजन। कैरोलिन स्पेजनियाक ने 48 घंटे तक लगातार 149 किलोमीटर की तैराकी का रिकॉर्ड बना दिया। पोलैंड का है। कहाँ गए? पोलैंड के। पोलैंड के। पोलैंड के। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। लता मंगेशकर खानदानी गायकार थी। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, ये खुद लता मंगेशकर, इनकी बहन आशा भोसले। अगला क्या चीज हो गया? 38 वाला क्या हो गया भाई? देख लेते हैं, एक सेकंड देख लेने तो बाबू का 38 नंबर कह रहा है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय? देखो बाबू यहां चीज ध्यान देना, बाबू का भी कहना सही है। 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी में और बाकी 6 का हुआ था छठी में। देखो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिए लोग। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो छठी में। तो हम लोग ध्यान ना दिए बाबू, जल्दबाजी में पढ़ लिए, गड़बड़ हो गया। ठीक बाबू, बढ़िया, जल्दबाजी में पढ़ दिया था आदमी। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? छठी पंचवर्षीय। अगला कितना नंबर है? 48। रजा इकबाल सिंह किस पार्टी से हैं जिन्होंने दिल्ली का नया मेयर चुना गया है? बीजेपी का। दिल्ली का नया मेयर किन्हें चुना गया? बीजेपी के हैं, रजा इकबाल सिंह। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी, किसे नियुक्त किया गया? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी। 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय रोहित शर्मा। दूसरे भारतीय का नाम रोहित शर्मा। जय हिंद, जय हिंद।